हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मुसलमानों को भड़काने की लगातार कोशिशें जारी हैं। एक महीने के अंदर आज तीसरी बार यूरोप में मुक़द्दस किताब कुरान की बेअदबी की गई है। स्वीडन के बाद उसके पड़ोसी मुल्क डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में आज इराकी एम्बेसी के सामने प्रोटेस्ट करने वालों ने एक बार फिर कुरान में आग लगा दी। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनेई कह चुके हैं कि स्वीडन ने कुरान की बेअदबी की इजाज़त देकर मुस्लिम मुल्कों के खिलाफ जंग छेड़ दी है। अब ईरान ने कुरान की बेअदबी करने वालों को मुस्लिम मुल्कों को सौंपने की मांग की है। ईरान और सऊदी अरब समेत कई अरब और मुस्लिम मुल्कों ने कुरान की बार बार बेअदबी होने की सख्त मजम्मत की है। उधर इजराइल में जुडिशल ओवरहॉल कानून को पास करने की कोशिश के खिलाफ आज शदीद प्रोटेस्ट हो रहे हैं। खबरें काफ़ी अहम हैं, आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज एक बार फिर यूरोप में मुक़द्दस कुरान को जलाया गया है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में प्रोटेस्ट करने वालों ने कुरान में आग लगा दी। रॉयटर्स के मुताबिक प्रोटेस्ट करने वालों के एक छोटे ग्रुप ने आज मंडे को कोपेनहेगन में इराकी एम्बेसी के सामने कुरान की एक कॉपी को आग लगा दी, जिससे दोनों मुल्कों के बीच डिप्लोमेटिक ताल्लुकात और ख़राब होने का खतरा पैदा हो गया है। खुद को डेनिश पैट्रियट्स कहने वाले ग्रुप ने पिछले हफ्ते भी इसी तरह का प्रोटेस्ट किया था और फेसबुक पर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग की थी। इराकी हुकूमत में शामिल पार्टियों और ईरान के नज़दीकी समझे जाने वाले ग्रुप्स के जरिए स्वीडन और डेनमार्क में इस्लाम मुखालिफ प्रोटेस्ट के दौरान कुरान को जलाने या नुकसान पहुंचाने के खिलाफ सैटरडे को बगदाद में कई हजार इराकियों ने प्रोटेस्ट किया था। इससे पहले स्वीडन एम्बेसी में मुक़्तदा सदर के सपोर्टर्स ने हमले के दौरान कुछ हिस्से में आग लगा दी थी। स्वीडन एम्बेसी पर हुए इस हमले की अमेरिका, जर्मनी और ब्रिटेन ने सख्त मजम्मत की है। इसी बीच ईरान ने मांग की है कि यूरोपीय सरकारों को कुरान की बेअदबी में मुलव्विस लोगों को मुस्लिम मुल्कों को सौंप देना चाहिए। ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन नासिर कानानी ने आज तेहरान में स्वीडन और डेनमार्क में मुक़द्दस कुरान की बेअदबी के हालिया वाक़यात की मजम्मत की और इनके लिए जिम्मेदार लोगों को मुस्लिम मुल्कों को सौंपने की मांग की। उन्होंने अपने हाथ में कुरान की कॉपी लिए हुए मीडिया से बात करते हुए कहा कि ईरान यूरोप जो खुद के महज़ब यानी कल्चर्ड होने का दावा करता है, वहाँ होने वाले कुरान की बेअदबी के शर्मनाक वाक़यात की सख्त मजम्मत करता है। इस घिनौनी हरकत ने दुनिया के 2 अरब मुसलमानों और अब्राहमिक मजहबों की बेअदबी की है और ये काम बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ईरान एक बार फिर उन मुल्कों की सरकारों से ऐसी हरकतों के दोहराए जाने को रोकने और क्रिमिनल्स से निपटने या उन्हें इस्लामी मुल्कों को सौंपने की मांग करता है जहाँ वे शर्मनाक हरकतें हुई हैं। कानानी ने आगे कहा कि ईरान ने तेहरान में स्वीडिश एम्बेसडर मेटियास लेटस को तलब किया है, स्टॉकहोम में प्रोटेस्ट का एक नोट भेजा है और इस सिलसिले में यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस को एक खत लिखा है। स्वीडिश पुलिस ने इराकी ओरिजिन के 37 साल के शख्स शिद्दत पसंद ईसाई सलवान मोमिका को हाल के हफ्तों में 2 मौक़ों पर स्टॉकहोम में मुक़द्दस कुरान की कॉपी और इराकी झंडे को जलाने की इजाज़त दी थी। ऐसा ही एक वाक़या पिछले हफ्ते डेनमार्क में भी हुआ था। आज एक बार फिर डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन से कुरान जलाने की खबर है। इससे पहले ईरानी प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी ने कल कहा था कि स्वीडिश सरकार के जरिए मुक़द्दस कुरान की बेअदबी की मजम्मत करना काफ़ी नहीं है, बल्कि मुस्लिम मुल्कों में इस घिनौनी हरकत के मुजरिमों के खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए। कल संडे को कैबिनेट मीटिंग में रईसी ने कहा कि कुरान की बेअदबी की इजाज़त देना इज़हार राय की आज़ादी नहीं है, बल्कि ये नए ज़माने की जहालत का सबूत है। उन्होंने कुछ यूरोपीय मुल्कों के ज़रिए मुक़द्दस कुरान की बेअदबी की इजाज़त देने की मजम्मत करते हुए कहा कि ये इज़हार राय की आज़ादी के उनके दावे की खुली खिलाफ वर्जी है। उन्होंने कहा कि मुक़द्दस कुरान ने सभी तरह की जहालत से लड़ने की ज़रूरत पर ख़ास जोर दिया है और यही वजह है कि इस दौर में जहालत के सपोर्टर्स कुरान से इतनी दुश्मनी रखते हैं।
रईसी ने कहा कि दुनिया में चल रही बेदारी की लहर को देखते हुए वो दिन आएगा जब सभी लोग कुरान की बेअदबी करने वालों के घटिया, काबिल नफरत और गैर इंसानी इरादों से आगाह हो जाएंगे। आपको याद दिला दूं कि स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम की जामा मस्जिद के सामने 28 जून को ईद उल अजहा के मौके पर एक इराकी रेफ्यूजी सलमान मोमिका ने मुकद्दस कुरान को जलाया था। उसके बाद 20 जुलाई को उसी शख्स ने एक बार फिर स्टॉकहोम में इराक एम्बेसी के सामने कुरान की बेअदबी की और इराकी झंडे को जला दिया। अब डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में कुरान को जलाया गया है। कुरान की बेअदबी के वाकयात के बाद ईरान समेत बहुत से मुस्लिम मुल्कों में बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट हुए हैं। इराक की राजधानी बगदाद में स्वीडन की एम्बेसी पर मुक्तदा सदर के सपोर्टर्स ने हमला बोल दिया। उसके बाद जब स्टॉकहोम में इराक एम्बेसी के सामने कुरान और इराक की झंडे की बेअदबी की गई, उसके फौरन बाद इराक सरकार ने स्वीडन के एम्बेसडर को मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया और अपने एम्बेसडर को स्टॉकहोम से वापस बुला लिया। हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह का कहना है कि सभी मुस्लिम और अरब मुल्कों को इराक की तरह स्वीडन से डिप्लोमेटिक और कारोबारी ताल्लुकात ख़त्म कर लेने चाहिए। इसी दरमियान सऊदी अरब के अखबार अल अरेबिया ने कल रियाद में फॉरेन मिनिस्ट्री के जरिए जारी बयान के हवाले से बताया था कि सऊदी अरब इस्लाम मजहब के मुकद्दसात के खिलाफ बार बार बेअदबी के वाक़यात की मजम्मत करता है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक सऊदी अरब ने इस्लामी मुकद्दसात की बेअदबी करने वाले वाक़यात के बार बार दोहराने को रोकने के लिए ज़रूरी कदम नहीं उठाने वाली सरकारों की सख्त मजम्मत की है और नाराज़गी जताई है। फॉरेन मिनिस्ट्री के बयान में कहा गया है कि ताज़ा वाक़या डेनमार्क में एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के जरिए कुरान की कॉपी जलाने और इस्लामोफोबिक नारे लगाने का है। ये कोपेनहेगन में इराक एम्बेसी के सामने हुआ है। सऊदी फॉरेन मिनिस्ट्री ने मजहबों के बीच नफरत और वायलेंस को बढ़ावा देने वाली इन हरकतों के लिए सबसे सख्त अल्फाज में मजम्मत की है और साथ ही दुनिया भर के लाखों मुसलमानों के जज्बात के खिलाफ इन भड़काऊ कामों को दोहराने के खिलाफ वार्निंग दी है, जो सभी इंटरनेशनल कानूनों और उसूलों की खुली खिलाफ वर्जी है। उधर आज इजराइल से भी काफी गर्म खबर है। प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू की बीमारी के बावजूद आज जुडिशल ओवरहॉल यानी अदालतों पर सरकार का कंट्रोल कायम करने की कोशिश के तहत पार्लियामेंट में दूसरी बार मसौदा कानून पर वोटिंग से पहले आज बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट हुए। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक यरूशलेम में नेसेट के आसपास आज सुबह कई घंटों तक वायलेंट झड़पें हुई क्योंकि सरकार के जरिए जुडिशरी में बड़ी तब्दीली के प्लान के खिलाफ प्रोटेस्ट करने वालों ने पार्लियामेंट की इमारत तक पहुंचने वाले रास्तों को बंद कर दिया था और पुलिस के साथ झड़पें की थी। इस पर नेतन्याहू की कोalition सरकार ने पार्लियामेंट की घेराबंदी की मजम्मत की है। यरूशलेम में पुलिस ने नेसेट की तरफ जाने वाली सड़कों से प्रोटेस्ट करने वालों को हटाने के लिए पानी की बौछारें इस्तेमाल की, जहां मेंबर्स आखिरी वोटों से पहले कोalition के तर्कसंगतता यानी रीजनेबलनेस बिल पर गौर करने के लिए पहुंचे थे। आज हुई गड़बड़ी में 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये गड़बड़ी उस वक्त ज़्यादा बढ़ गई जब कोalition के मेंबर्स ने नए कानून के मसौदे पर वोटिंग से पहले इमारत के अंदर तकरीर देना शुरू कर दी। सुबह से लेकर पूरे दिन सैकड़ों प्रोटेस्ट करने वाले पार्लियामेंट की इमारत के आसपास की सड़कों पर जमा रहे और उन्होंने बॉर्डर पुलिस के अफसरों के जरिए खींचने से खुद को बचाने के लिए आपस में एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए थे। 5 प्रोटेस्ट करने वालों को यरूशलेम के शारे ज़ेडेक मेडिकल सेंटर में इलाज के लिए ले जाया गया। अस्पताल के मुताबिक सभी की चोटें मामूली हैं। अपोजिशन लेबर पार्टी की पार्लियामेंट मेंबर नामा लाजिमी के सिर पर पानी की बौछार से चोट आई है। जब पुलिस और प्रोटेस्ट करने वालों के बीच हाथापाई हो रही थी तो स्टूडियो में लाइव रिपोर्ट के दौरान चैनल 12 का एक रिपोर्टर भी जमीन पर गिर पड़ा। इससे पहले प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को कल सुबह सवेरे दिल के इलाज के दौरान पेसमेकर लगाने के बाद आज सुबह अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। डॉक्टरों ने कहा है कि मुमकिना तौर से खतरनाक दिल की हरकत में रुकावट के बाद पेसमेकर की ज़रूरत थी। नेतन्याहू की गाड़ियों का काफिला आज सुबह अस्पताल से तकरीबन 8:30 बजे निकलते हुए देखा गया। नेतन्याहू बाद में पार्लियामेंट के लिए रवाना हो गए, जहां जुडिशल ओवरहॉल के लिए वोटिंग होनी थी। हालांकि डॉक्टर्स ने नेतन्याहू को आराम का मशवरा दिया है, फिर भी वो आज पार्लियामेंट पहुंच गए। इस पर ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन नासिर कानानी ने रिएक्शन देते हुए अपने एक ट्वीट में लिखा है कि खबरों में है कि डॉक्टरों ने इजराइल के प्राइम मिनिस्टर के दिल की सर्जरी की है, जबकि ज़ायोनी सरकार के दिल का क्राइसिस उसके प्राइम मिनिस्टर के दिल के क्राइसिस से
कहीं ज़्यादा सीरियस है। नेतन्याहू के दिल का ऑपरेशन ऐसी हालत में हुआ है जबकि उनकी सरकार जुडिशल ओवरहॉल यानी अदालतों में सुधार के कानून बनाने की कोशिश की वजह से क्राइसिस से घिरी हुई है। खुद इजराइल के कई लीडर्स और सीनियर अफसरों का कहना है कि मौजूदा क्राइसिस ने इजराइल को तबाही के कगार पर ला खड़ा किया है। मुल्क भर में जुडिशल ओवरहॉल के खिलाफ 30 हफ्तों से प्रोटेस्ट जारी रहने के बावजूद नेतन्याहू इस पर अड़े हुए हैं क्योंकि उनकी सरकार को सपोर्ट देने वाली शिद्दत पसंद ज़ायोनी पार्टियों ने इसी शर्त पर सपोर्ट दी थी। नेतन्याहू के खिलाफ करप्शन के मुकदमे चल रहे हैं। वे खुद भी अदालत की कार्रवाई से बचना चाहते हैं। नेतन्याहू की बीमारी की खबर पिछले हफ्ते घर में लड़खड़ाकर जमीन पर गिर जाने के बाद आम हुई थी। आपने देखा कि मुसलमानों की दुश्मन ताकतें किस तरह से अपनी कमजोरी छुपाने और नया क्राइसिस पैदा करने के लिए भड़काऊ कार्रवाइयां कर रही हैं। इस वक्त यूरोप के मुल्क यूक्रेन जंग की वजह से बहुत बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं। अमेरिका और इजराइल भी लगातार रेजिस्टेंस ताकतों के मजबूत होने की वजह से बुरी हालत में हैं। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नजर बनाए हुए है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।